Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि हमारा लास्ट यूनिट चल रहा है। लास्ट यूनिट में, फोर्थ यूनिट में, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, वो टॉपिक था आपका एक्सपोर्ट प्राइसिंग, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या होती है, उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, इम्पोर्टेंस क्या है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फोर्थ यूनिट में, वो है आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस। ओके, हिंदी में निर्यात वित्त। निर्यात वित्त। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या है, मीन्स निर्यात वित्त का अर्थ एवं उसका महत्व, मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, Export finance is the term to describe the specialist range of finance focused on the export market. एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या है? एक्सपोर्ट फाइनेंस एक टर्म है जो कि जितने भी हमारे रेंज ऑफ फाइनेंस हैं, डिफरेंट जो फाइनेंस, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट, जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे हम लोग एक्सपोर्ट फाइनेंस कहते हैं। मीन्स जो भी एक्सपोर्टर या जो भी मैन्युफैक्चरर्स गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट्स को, गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, मीन्स जो अनदर कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता है, तो उसे जो वित्त प्रोवाइड करना, उसे जो फाइनेंस प्रोवाइड करना, उसकी जो फाइनेंसिंग करना उसके बिज़नेस की, उसे हम लोग एक्सपोर्ट फाइनेंस कहते हैं। ये आपका एक स्पेशलिस्ट रेंज ऑफ फाइनेंस होता है जिसमें डिफरेंट आपके टाइप्स होते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस के। ओके, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एम्स टू सपोर्ट बिजनेसेस रीचिंग एन इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन एम क्या होता है? इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस की रीचिंग को सपोर्ट करना। मीन्स जब भी कोई इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या फिर गवर्नमेंट जो एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उनका मेन एम यही होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में बिज़नेस को, एक्सपोर्ट बिज़नेस को, मीन्स अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट बिज़नेस को सपोर्ट करना, जिससे कि एक्सपोर्टर्स ईज़िली इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। क्लियर है? Once a shipment has left domestic customs, there can be a significant time period while the goods are in transit and are then collected by the importer. एक बार जब शिपमेंट लेफ्ट हो जाता है, मीन्स एक बार जब शिप से गुड्स ट्रांसफ़र हो जाता है, निकल जाता है तो डोमेस्टिक कस्टम्स के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारा सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड भी होता है, क्योंकि गुड्स जब ट्रांजिट में होता है, गुड्स जब रास्ते में होता है, और जबकि गुड्स जो है फिर इम्पोर्टर उस गुड्स को कलेक्ट कर लेता है। क्लियर? स्पेशली वेयर इमर्जिंग मार्केट्स आर कंसर्न, द एबिलिटी टू एक्सटेंड attractive payment terms to the importer is often a huge part of winning an order. जब भी इंटरनेशनल मार्केट में जो भी इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, तो उसमें मेन एबिलिटी ही एक्सपोर्टर्स की होती है कि वो किस तरह से इम्पोर्टर्स को अट्रैक्ट करे, जिससे कि उसके जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट मार्केट में ईज़िली सेल हो सके। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट फाइनेंस एम्स टू मेंटेन पॉजिटिव कैश फ्लो साइकिल ड्यूरिंग द गैप।
एक्सपोर्ट फाइनेंस का मेन काम ये भी होता है कि जो भी उस गैप में जो कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो साइकिल, उसके पॉजिटिव कैश फ्लो साइकिल को मेंटेन करना। मीन्स किसी भी तरह से अगर कोई एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहा है और जो डोमेस्टिक बायर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, तो एक्सपोर्टर्स को जो फिनेंस प्रोवाइड की जाती है, मीन्स जो क्रेडिट दी जाती है, उसे हम लोग एक्सपोर्ट फिनेंस कहते हैं। एक्सपोर्ट फिनेंस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए दी जाती है ताकि उनके पास किसी भी तरह की फिनेंस या वित्त की कमी ना हो और वो ईज़िली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करें, जिससे कि हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी इससे इंक्रीज़ होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डज एक्सपोर्ट फाइनेंस वर्क। एक्सपोर्ट फाइनेंस जो होता है वो किस तरह से काम करता है, कैसे। एक्सपोर्ट फाइनेंस इज़ अ फाइनेंस एग्रीमेंट सिमिलर टू फैक्टरिंग वेयर बाई मनी इज एडवांस्ड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ अनपेड इनवॉइसेस। एक्सपोर्ट फाइनेंस एक फाइनेंस एग्रीमेंट है जो कि फैक्टरिंग की तरह ही होता है, जिसमें मनी को एडवांस दिया जाता है अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ अनपेड इनवॉइसेस। मीन्स जब भी एक्सपोर्टर्स को मनी की नीड होती है तो वो अपने अनपेड इनवॉइसेस को सिक्योरिटी के रूप में रख करके मनी को एडवांस में लेता है, जिससे कि हम लोग उसके लिए एक्सपोर्टर और जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ओके, मीन्स एक्सपोर्टर जब मनी जिससे भी एडवांस लेता है तो उसके और जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होती है, जिसे कि हम लोग एक्सपोर्ट फाइनेंस कहते हैं। क्लियर है? It's a form of assets-based finance specifically tailored to businesses involved with exporting to international market. एक्सपोर्ट फाइनेंस एक तरह का एसेट्स बेस्ड फाइनेंस भी है, क्योंकि इसमें एसेट्स की जगह जो अनपेड इनवॉइसेस रहते हैं उनकी वैल्यू के अगेंस्ट पर एक्सपोर्टर्स मनी को एडवांस में रिसीव करते हैं और जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में फिर एक्सपोर्टिंग के लिए यूज़ की जाती है, मीन्स वो मनी, और जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्टिंग बिजनेस जो होता है वो कंट्री की ग्रो करती है। क्लियर है? इफेक्टिवली इट्स अ लोन वेयर बाय इनवॉइसेस इन दिस केस those held by a foreign debtor are used as collateral for an advance. एक तरह से एक्सपोर्ट फाइनेंस को हम लोन भी बोल सकते हैं, वही एक्सपोर्ट क्रेडिट भी आप बोल सकते हो एक्सपोर्ट फाइनेंस को, क्योंकि इसलिए इसे हम लोग लोन बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अनपेड इनवॉइसेस होते हैं जो भी एक्सपोर्टर के इन्वॉइसेस को यूज़्ड किया जाता है एज अ कोलेट्रल, मीन्स एज अ सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पर इन्वॉइसेस को यूज़ किया जाता है फॉर एन एडवांस। मीन्स कोई भी एडवांस क्रेडिट या किसी से भी फाइनेंस लेने के लिए यहाँ पर इन्वॉइसेस को कोलेट्रल के रूप में सिक्योरिटी की तरह उसे रख करके एक्सपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो ये था आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है और कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो मीनिंग हो गया, नीड्स ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। मीन्स एक्सपोर्ट फाइनेंस की नीड क्यों है, क्यों आवश्यकता है निर्यात वित्त की, या इसे आप इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस भी बोल सकते हो। नीड और इम्पोर्टेंस बोथ आर द सेम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट फाइनेंस की नीड क्यों है।
With more competitions gaining momentum in the world market and with new regulations introduced by the WTO, it is important that export finance plays a major role in increasing our country's export. जैसे जैसे वर्ल्ड मार्केट में मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जैसे कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, मीन्स फॉरेन ट्रेड में या पूरे इंटरनेशनल बिजनेस में जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन जो है बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स इसमें फॉरेन मार्केट में इंटर कर रहे हैं, और जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने भी न्यू रेगुलेशंस आ रहे हैं, मीन्स WTO ने जैसे जैसे नए नए नियम और कानून जो न्यू रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया है, तो इसलिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट एक्सपोर्ट फिनेंस प्लेज अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग आवर कंट्रीज एक्सपोर्ट। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने कंट्री के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना है, और जिसके लिए हमें एक्सपोर्ट फिनेंस की नीड है। मीन्स किसी भी कंट्री के एक्सपोर्टिंग को इंक्रीज़ करने के लिए एक्सपोर्ट फिनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, क्योंकि जब एक्सपोर्टिंग बिजनेस को फिनेंस की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, तो वो ईज़िली एक्सपोर्ट कर सकेंगे अनदर कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स। ओके, तो एक्सपोर्ट फिनेंस वी कैन स्टेट द फॉलोइंग रीजंस फॉर द नीड ऑफ एक्सपोर्ट फिनेंस। तो एक्सपोर्ट फिनेंस की जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो बहुत ही कारणों से होती है। मीन्स नीड ऑफ फिनेंस फॉलोइंग रीजंस से अराइज होते हैं। वो कौन कौन सी नीड है, कौन कौन सी रीज़न है, स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन में वृद्धि, हिंदी में उत्पादन में वृद्धि। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। जनरली मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट enjoy enough financial support, and unless sufficient finance is provided, they can't take up increase in production to meet export requirements। तो एक्सपोर्ट फिनेंस की नीड सबसे पहले प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए होती है, क्योंकि जनरली आप देखोगे किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के पास इतना फिनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें, और जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको वो एक्सपोर्ट मार्केट में मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सके। और unless sufficient finance is provided, they can't take up increase in production to meet export requirements। और जैसा कि अगर उन्हें sufficient finance अवेलेबल नहीं होता है, मीन्स यदि एक्सपोर्टर्स को sufficient finance मीन्स पर्याप्त वित्त नहीं प्राप्त होता है, तो एक्सपोर्टर एबल नहीं होते हैं कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। मीन्स जब तक कि एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट फिनेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तब तक वो एक्सपोर्ट के रिक्वायरमेंट, निर्यात की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर्स को अगर उनको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट फिनेंस की नीड होती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट जो सेकेंड नीड है वो है आपका इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं।
एक्सपोर्ट हिंदी में लिख लीजिए, प्रौद्योगिकी में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में सुधार। ओके। Export market requires an updating of technology, and without proper technological support, exporters will not be able to win over the traditional market. Export market को अपनी टेक्नोलॉजी को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजीज़ अपडेट होती रहती हैं मार्केट में, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। और बिना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के कोई भी एक्सपोर्टर्स ट्रेडिशनल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ना तो सेल कर सकता है, और ना ही वो इंटरनेशनल मार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए, उसमें इम्प्रूव करने के लिए एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट फिनेंस की नीड होती है। द चेंज इन टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन कटिंग डाउन द cost of production. If the exporters does not take this into account, he is bound to lose the foreign market. जैसे जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, जो अपग्रेड होती रहती है, तो अगर चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर यूज़ करता है, न्यू टेक्नोलॉजी, तो उससे जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है वो रिड्यूस हो जाता है। और यदि एक्सपोर्टर नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करेगा, इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करता है, तो ही इज़ बाउंड टू लॉस द फॉरेन मार्केट। तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ना तो मैन्युफैक्चर कर पाएगा और ना ही इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएगा। ओके। तो जब भी नई नई टेक्नोलॉजियाँ अपडेट होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च होती हैं, तो जब एक्सपोर्टर्स के पास प्रॉपर फिनेंस होते हैं, ओके, सफिशिएंट फिनेंस होते हैं, तो उसी बेसिस पे एक्सपोर्टर्स जो है वो टेक्नोलॉजी में ईज़िली इम्प्रूवमेंट कर लेता है, और जिससे कि उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है। क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी सपोर्ट के प्रोडक्शन आज के ज़माने में इंटरनेशनल मार्केट लेवल तक का प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फॉर अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट फिनेंस इज रिक्वायर्ड। इसीलिए किसी भी एक्सपोर्टर को अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, मीन्स अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए एक्सपोर्ट फिनेंस की नीड होती है। क्लियर है? तो ये था आपका सेकेंड इम्पोर्टेंस और नीड। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो आपका थर्ड है वो है इम्पोर्टिंग ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। इम्पोर्टिंग ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट हिंदी में पूंजीगत उपकरणों का आयात। पूंजीगत उपकरणों का आयात। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट need. Certain export companies fully depend on foreign machinery. कुछ कंपनीज जो होती हैं एक्सपोर्ट की कंट्री में, वो पूरी तरह से डिपेंड होती हैं फॉरेन मशीनरी पर। मीन्स जो भी इंटरनेशनल मार्केट में या जो अनदर कंट्री में जो फॉरेन जो भी मशीनरी है जो यूज़ हो रही है, बहुत सारी एक्सपोर्ट कंपनीज जो होती हैं वो उसी मशीनरी पर पूरी तरह से डिपेंड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द एक्सपोर्ट ऑफ नीटेड फैब्रिक इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द फॉरेन मशीनरी। एग्ज़ाम्पल के रूप में आप ले सकते हो कि जो इंडिया में जितने भी नीटेड फैब्रिक एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो भी बनाए जाते हैं, वो पूरी तरह से फॉरेन मशीनरी पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, दिस इन्वॉल्व्स फॉरेन एक्सचेंज एंड द एक्सपोर्टर शुड बी गिवन फाइनेंस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये जो होता है, जो कैपिटल गुड्स इंडिया में डिपेंड होते फॉरेन मशीनरी पे, इसमें फॉरेन एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होता है, और
द एक्सपोर्टर शुड बी गिवन फिनेंस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और एक्सपोर्टर्स को फिनेंस की नीड होती है कैपिटल इक्विपमेंट को अनदर कंट्री में इंपोर्टिंग करने के लिए। इसीलिए एक्सपोर्टर्स को अगर फिनेंस प्रोवाइड किया जाता है तो वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में ही दिया जाता है, जिससे कि वो ईजिली प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो है आपको पॉइंट है वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हिंदी में मूल्य वर्धित निर्यात। हिंदी में मूल्य वर्धित निर्यात। ओके, ये क्या है स्टार्ट करते हैं। गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड in the form of raw materials and semi goods are not exported in the form of finished products which are value added exports। ऐसे गुड्स जो कि रॉ मटेरियल के रूप में अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मीन्स इंडिया की ऐसी वस्तु जो रॉ मटेरियल के रूप में अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट की जा रही है, और सेमी फिनिश गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स विच आर वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स। और जितने भी सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उन सबको फिनिश प्रोडक्ट के रूप में एक्सपोर्टेड ना करना, इसी को हम लोग वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स कहते हैं। गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स विच आर वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स। मीन्स ऐसे गुड्स जिन्हें की रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट किए जाते हैं अनदर कंट्री में, तो इसे ही हम लोग वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स मूल्य वर्धित निर्यात कहते हैं। ओके, these involve more finance for the exporter। ओके, मीन्स ये सारे जो प्रोसेस हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोर फाइनेंस की नीड होती है। मीन्स किसी भी वैल्यू एडेड को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंस, ज़्यादा से ज़्यादा मनी, वित्त की नीड होती है एक्सपोर्टर को, जिससे कि वो आसानी से ज़्यादा प्रोडक्ट करे, उनकी सेलिंग करे और प्रॉफिट गेन करे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट जो नीड है वो है आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस अवेलेबल टू कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट जो है वो है एक्सपोर्ट फाइनेंस अवेलेबल टू कॉम्पिटिटर्स। हिंदी में है प्रतियोगियों को निर्यात वित्त उपलब्ध कराना। प्रतियोगियों को निर्यात वित्त उपलब्ध कराना। ओके, स्टार्ट करते हैं। In the competing countries such as China, Hong Kong, Malaysia, Singapore and Taiwan, the exporters are provided finance at a very low rate of interest, which not only reduces cost of production by enabling them to sell their products on deferred payments such as hire purchase and इंस्टॉलमेंट रेट। जो कि कॉम्पिटिंग कंट्रीज़ हैं इंडियाज़ की, जैसे कि चाइना है, हांगकांग है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ताइवान है। यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को फिनेंस जो प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि ना तो केवल एक्सपोर्टर्स के प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम होता है, बल्कि एक्सपोर्टर्स को
एक्सपोर्टर्स जो अपने गुड्स को सेल करते हैं वो डेफर्ड पेमेंट के रूप में सेल्स करते हैं, सच एज हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट ट्रेड। ओके, an exporter can compete effectively only when he is also provided export finance at a competitive rate of interest। एक्सपोर्टर जो है, जो कि हमारी कंट्री इंडिया का एक्सपोर्टर है, वो तभी इन सारे देशों से, चाइना, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान से तभी इफ़ेक्टिव वे में कॉम्पीट कर पाएगा, मीन्स प्रतियोगिताओं का सामना कर पाएगा, जबकि उसके पास एक्सपोर्ट फिनेंस कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में अवेलेबल हो। मीन्स जब एक्सपोर्टर्स के पास एक्सपोर्ट फिनेंस कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में अवेलेबल होते हैं तो ईज़िली जो एक्सपोर्टर है वो चाइना, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर एंड ताइवान सभी को ईज़िली वो फेस कर पाएगा और सभी से ईज़िली कंपटीशन कर पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन इन एक्सपोर्ट्स। डाइवर्सिफिकेशन इन एक्सपोर्ट्स मीन्स निर्यात में विविधीकरण। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। विथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्लेइंग इट्स रोल, some of the traditional products are likely to disappear। Okay, with product life cycle playing its role, some of the traditional products are likely to disappear and new products are likely to replace them। Exporters require more finance to meet this challenge। जैसा कि आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जानते हो कि उसमें 4 स्टेजेस होते हैं आपके, इंट्रोडक्शन स्टेजेस, then growth stages, then maturity stage and last is decline stage। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जितने भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर होते जाते हैं और नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं, न्यू प्रोडक्ट्स हैं, वो लॉन्च होते जाते हैं मार्केट में। तो इसीलिए एक्सपोर्टर्स को इसलिए भी एक्सपोर्ट फिनेंस की नीड है, जिससे कि वो ये सारे चैलेंजेस को ईज़िली मीट कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट आइए, लास्ट जो नीड और इम्पोर्टेंस है वो है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स हिंदी में निर्यात, परियोजना निर्यात, हिंदी में परियोजना निर्यात। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट। Of late, India has starting getting more export projects by undertaking civil construction, oil wealth, erection of plant and machinery and railways। इंडिया को इस तरह इंडिया हैज़ गेटिंग स्टार्टेड मोर एक्सपोर्ट, इंडिया अब मोर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में मनी को लगाने लगी है, मीन्स इन्वेस्ट करने लगी है, जिसमें कि आपका सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, ऑयल वेल्थ है, इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेलवेज़ है, ये सारी चीज़ें। इसमें इंडिया जो है एक्सपोर्ट फिनेंस ज़्यादा से ज़्यादा इन फील्ड में प्रोवाइड करने लगी है। These not only involve more foreign exchange but also involve a guarantee for the completion of the project। ये जो है आपका इस पॉइंट में केवल ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ही इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि ये गारंटी देता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, में प्रोजेक्ट के पूरा होने का ये इसमें गारंटी आपका इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? तो ये था आपका लास्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, जो कि कंप्लीट हुआ। और ये आज की क्लास में आपका टॉपिक मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फिनेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज ओवर।